नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जाए। टोल फ्री नंबर 1064 का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए। मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण से संबंधित मामलों में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में सत्यापन अभियान लगातार जारी रखने के साथ ही संदिग्ध गतिविधि और व्यक्ति की जानकारी मिलने पर तत्काल और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों को बनाने समय उनका सही प्रकार से सत्यापन किया जाए। गलत दस्तावेज जारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में 112 नव चयनित परिवहन आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा मार्ग पर सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 2 प्रचार वाहनों को भी रवाना किया। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले नव चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सफलता न केवल चयनित युवाओं के परिश्रम और संकल्प का परिणाम है, बल्कि इसमें उनके परिवारजनों के सहयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। प्रदेश चुनाव अधिकारी के मुताबिक 15 जून तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने के संकेत मिल रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के चलते भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। हालांकि पहले यही माना जा रहा था कि प्रदेश संगठन को 30 अप्रैल तक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। अब जबकि भारत पाक सीमा पर तनाव कम हुआ है और हालात भी सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं, तो भाजपा अपनी सांगठनिक गतिविधियों में जुट गई है। उत्तराखंड में अगर बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कवायद जुट चुकी है और अगर बात करें तो अब 15 जून तक बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। वहीं अगर बात करें तो अभी तक जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जो है देश में तनाव की स्थिति थी, तो इसी के चलते जो है सांगठनिक तौर पर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव नहीं हो पाए थे। और अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले जो है प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होने हैं और उसके बाद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसके लिए जो है जल्द ही राष्ट्रीय स्तर से उत्तराखंड के लिए पर्यवेक्षक भी जो है नियुक्त कर दिए जाएंगे। और अगर बात करें तो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद लगातार बात करें तो 15 जून तक जो है यह सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का उत्तराखंड को मिल जाएगा। और अगर बात करें तो इस कड़ी में बीजेपी के जो राज्यसभा सांसद है और प्रदेश अध्यक्ष मौजूदा महेंद्र प्रसाद भट्ट है, उन्हीं का जो है उन्हीं की दावेदारी मानी जा रही है कि वो इसमें प्रबल दावेदार हैं। हालांकि अभी वो राज्यसभा भी देखते हैं, तो ऐसे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर कोई और विकल्प बीजेपी के पास नजर नहीं आता है तो बीजेपी के जो इस समय मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र प्रसाद भट्ट, उन्हीं की सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारी मानी जा रही है, क्योंकि वो पिछले काफी लंबे समय से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उनके पास अच्छा खासा संगठन का अनुभव भी है। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, एएनबी न्यूज। एक देश एक चुनाव को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रही। संसदीय समिति की टीम उत्तराखंड के विभिन्न दलों के नेताओं और अधिकारियों के साथ एक देश एक चुनाव के विषय पर गहन चर्चा की। समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को इस दौरे के दौरान विभिन्न लोगों से चर्चाओं के बाद जानकारी दी कि राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे आगामी 6 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही समिति ने बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और संबंधित सरकारी विभागों से भी समन्वय कर इस दिशा में काम करने को कहा है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने कहा कि इन सभी रिपोर्टों के प्राप्त होने के बाद समिति के सदस्य मिलकर उन पर चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। नमस्कार। देवभूमि और वीर भूमि पे मैं सत नमन करता हूं और मुझे खुशी है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने सबसे पहले देश में महाराष्ट्र और उत्तराखंड को अपनी स्टडी टूर के लिए चयन किया और हमें यहाँ आकर के लगा वास्तव में देवभूमि और वीर भूमि पे
जिस हिसाब से एक सच्चे नागरिक के रूप में सभी लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अपनी अपनी बात कही, ये बहुत ही अच्छा लगा। 1967 तक करीब 4 चुनाव 1951 से देश में चुनाव लोकसभा और विधानसभा के साथ साथ होते थे, लेकिन ये साइकिल 67 के बाद में कई कारणों से गड़बड़ा गई। उसके बाद में विभिन्न राजनीतिक दलों ने, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, और भी कोई राजनीतिक दल हो, उन्होंने 1984 से ये प्रयास किए लगातार। ये प्रयास कोई अभी शुरू नहीं हुए, तभी से प्रयास चल रहे हैं कि एक देश में। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की नई दिल्ली में होने वाली बैठक में हिमालयी प्रदेश उत्तराखंड का पक्ष मजबूती से रखने की तैयारी है। विशेषकर अवस्थापना विकास कार्यों के विस्तार और निर्माण लागत का विषय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में उठा सकते हैं। दिल्ली में शनिवार और रविवार को महत्वपूर्ण बैठकें होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। भाजपा ने 16वें वित्त आयोग से उत्तराखंड के लिए ग्रीन बोनस, आपदा प्रबंधन और पुनर्वास, कृषि, बागवानी और उद्योग जैसे मुद्दों पर पर्याप्त सहायता की मांग की है। आयोग के सदस्यों से मिलने वाले पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान का हवाला देते हुए केंद्रीय सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने नदियों पर रॉयल्टी, कार्बन क्रेडिट योगदान और बेहतर कनेक्टिविटी, कच्चे माल पर आधारित उद्योग और वन्यजीव संरक्षण के लिए सौर बाड़ लगाने का भी प्रस्ताव रखा है। टीम उत्तराखंड पहुंची 3 दिवसीय दौरे पर, अधिकारियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, राज्यपाल को बैठक, उसके बाद साथ राजनीतिक दलों के साथ भी चर्चा। तो क्या कुछ इस दिवसीय यात्रा में किया? हाँ, 16वें वित्त आयोग के सदस्यों के द्वारा और उनके जितने भी अधिकारी हैं, राज्य सरकार में हमारे स्टेट के अधिकारियों के साथ में, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ में, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में, सभी से उन्होंने चर्चा की है, परामर्श किया है, बातचीत की है। और उस समिति के द्वारा जो उत्तराखंड में जो वित्तीय प्रबंधन है उसको देख करके बहुत संतोष उनके द्वारा व्यक्त किया गया और इसकी प्रशंसा की गई कि उत्तराखंड में जो केंद्र सरकार के द्वारा जो वित्तीय सहायताएं दी गई है, जो बजट एलोकेट किया गया है और यहाँ के जो अपने संसाधन है, इनको राज्य सरकार के द्वारा बहुत ही उचित प्रबंधन इसका किया गया, इसकी उन्होंने प्रशंसा की है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पूरे देश में एक चुनाव को लेकर इन दिनों चर्चा हो रही है। संसद द्वारा नियुक्त की गई संयुक्त संसदीय समिति विभिन्न प्रदेशों का दौरा कर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव ले रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी और अन्य सदस्यों ने विभिन्न राजनीतिक दलों से फीडबैक लिया। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि एक देश एक चुनाव पूरे देश के लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि अलग अलग समय में चुनाव होने से विकास कार्य बाधित होते हैं और काफी धन भी इसमें खर्च होता है। वहीं कांग्रेस ने एक देश एक चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह एक जटिल सवाल है, जिसके चलते बहुत सी चीज प्रभावित होगी। कांग्रेस ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है। अगर कहीं कोई सरकार गिर जाए या केंद्र की सरकार अस्थिर हो या गिर जाए तो ऐसी स्थिति में क्या 5 साल तक चुनाव नहीं होंगे? इसके अलावा और भी तमाम विषय कांग्रेस ने संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष रखे हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो लागू करने की बात करी जा रही है, वो निश्चित तौर पर जनता को सीधा सीधा इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि समय समय पर कभी पंचायत चुनाव, कभी निकाय चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, कभी सांसदीय चुनाव, ये चुनाव जब लगातार होते रहते तो इससे जो आने वाले कार्य होते हैं, जो सरकारी कार्य होते हैं, आचार संहिता लगने के कारण वो जनता के का लाभ में नहीं होते, उनको रोक दिया जाता है। फिर जब होते हैं चुनाव फिर उसको लागू कराया जाता है, तो बार बार जो ये आचार संहिता लगती है, नुकसान होता है। इन चीज़ों को भी देखा जाए तो निश्चित तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से जनता को सीधे सीधे फ़ायदा मिलेगा और बार बार जो चुनाव होने की प्रक्रिया है उससे जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उससे वित्तीय जो नुकसान हमें होता है उससे भी हम काफ़ी हद तक बचेंगे। तो निश्चित तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये प्रस्ताव है ये लागू होना चाहिए। ये जनता के सीधे सीधे फ़ायदे का कार्य है।
समिति उत्तराखंड दौरे पे है और कांग्रेस का 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है संसदीय समिति से मिला है। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना विचार है उनसे साझा किया है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि बहुदलीय लोकतंत्र में अगर जो है कभी कोई राज्य की सरकार गिरेगी, कभी केंद्र की सरकार अगर अस्थिर होगी तो फिर 5 साल तक जो है वो उसका क्या होगा, क्योंकि ये एक तकनीकी विषय है। और निश्चित तौर पर जो है आज़ादी के बाद लंबे समय तक एक देश और एक चुनाव होते रहे हैं और वैसे भी इस देश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की व्यवस्था है। तीनों चुनाव की अपनी अपनी रणनीति होती है, अपने अपने मुद्दे होते हैं। और कांग्रेस ने ये भी कहा है कि जो मतदाता सूचियां हैं वो तीनों चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डीएवी इंटर कॉलेज में एनएसएस द्वारा राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आतंकवाद और आतंकियों से मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। के दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एनएसएस द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिला और वास्तव में आज आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है। 1947 से अब तक आतंकवाद से लड़ते हुए हमारे 13,000 से अधिक सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए। 92 लाख करोड़ से अधिक इस पर खर्च हुआ। अगर यही पैसा इस देश के विकास में लगता तो देश आज कहाँ होता। इसलिए आतंकवाद की जड़ों में जाना बहुत जरूरी है। ये तब होगा जब हमारे अंदर नैतिक मूल्य होंगे, हमारा चरित्र होगा। कोई भी घटना अगर घटती है तो उसकी इंफॉर्मेशन स्थानीय लोगों से। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश और राज्य सरकार की नीति के क्रम में अब राज्य सरकार या विभाग संपत्ति पर किए गए अतिक्रमण पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, जिसको लेकर देहरादून जिलाधिकारी समीन बंसल ने सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी है कि अवैध निर्माण अतिक्रमण को लेकर चिन्हीकरण किया जाए। डीएम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और राज्य सरकार की नीति पर निर्धारित की गई है कि हमारी जितनी सरकारी जमीन है या विभागिता संपत्ति है, उन पर जो भी अवैध संरचनाएं हैं, चाहे व्यवसायिक, आवासीय या धार्मिक है, उनको हटाए जाने की कार्रवाई गतिमान रखनी है। उनकी एक ही कार्रवाई समय सीमा के भीतर ही करनी है, जिसके चलते इसी क्रम में पीडब्ल्यूडी, पुलिस, फॉरेस्ट सबको एक निश्चित समय सीमा दी गई है। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शंस हैं और हमारे इसी क्रम में राज्य सरकार की नीति भी निर्धारित की गई है कि हमारी जितनी सरकारी ज़मीनें हैं या विभागीय संपत्तियां हैं, उन पर अवैध संरचनाएं, चाहे वो व्यावसायिक हैं, आवासीय हैं या धार्मिक हैं, उनको एक टाइम बाउंड बेस से चिन्हित करते हुए हटाए जाने की कार्रवाई गतिमान रखनी है और इस प्रोसीजर को अनएंडिंग नहीं करना है। इट शुड कम टू अ लॉजिकल कंक्लूजन टाइमली। तो इसी क्रम में हमारे सभी विभाग, चाहे पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, पुलिस, फॉरेस्ट, सबको एक निश्चित समय सीमा दी गई है, जिसके अंतर्गत उनको ये कार्रवाई। उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। विभाग के हेड डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया कि इस बार पिछले साल की तुलना में वनाग्नि की घटनाएं कम हुई हैं। छुटपुट घटनाओं पर तुरंत नियंत्रण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम के जरिए आग पर प्रभावी नियंत्रण हो रहा है। यह तकनीक भविष्य में भी कारगर साबित होगी। विभाग की तत्परता से जंगलों की सुरक्षा मजबूत हुई है। फॉरेस्ट फायर पर इस बार बेहतर नियंत्रण देखने को मिल रहा है। देखिए, आपने ठीक कहा, इस साल वनाग्नि की घटनाएं बहुत कम हैं पिछले साल के मुकाबले। और हम लोग की तैयारी पूरी है और इस वर्ष भी हमने चाहे हमारे क्रूज स्टेशन हों, चाहे फायर वॉचर्स का एंगेजमेंट हो, चाहे अन्य तैयारियां हों, वो पूरी हमारी बिल्कुल मुस्तैद हैं
और हमारे फील्ड कर्मी भी पूरी तरह से तैयार हैं और जो भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उनका तुरंत निवारण किया जा रहा है। इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, इन मिनिमम रिस्पांस टाइम हमारी टीम्स वहाँ पहुँच के जो भी वनाग्नि की घटनाएं होती हैं उसको नियंत्रित करते हैं। और इस साल तो हमने बहुत सारे नवाचार किए हैं जो कि निसंदेह हमें और ज़्यादा मदद कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल मैनेजमेंट हो, ऐप और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम के माध्यम से, चाहे वो चीड़ पिरूल की बढ़ी हुई दरें जो हमारी सरकार द्वारा किया गया है 3 रुपये से 10 रुपये, उसके कारण अधिक चीड़ पिरूल का कलेक्शन और उससे जुड़ी हुई जो तैयारियां हैं वो हों, चाहे वो IMD के साथ हमारा MOU हो जो कि हमको लगातार कस्टमाइज्ड वेदर रिपोर्ट दे रहा है। और इस तरह की हमने बहुत तैयारियां की हैं इस बार। अभी हमने रिसेंटली हंस फाउंडेशन के साथ भी MOU साइन किया है ताकि उनके वॉलंटियर्स भी हमको वनाग्नि में पूरी तरह से मदद करें। तो इस तरह से हमने बहुत सारी नए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें ANB न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। गदरपुर के राजकीय इंटर कॉलेज परिसर से लेकर बुद्ध बाजार स्थित सनातन धर्म मंदिर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भाजपा विधायक अरविंद पांडे के नेतृत्व में इस यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि जिस तरह से सेना ने सभी देशवासियों का भरोसा कायम रखते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाया है, उससे स्पष्ट है कि भारतीय सेना विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। में पल रहे हैं आतंकवादी जो हिंदुस्तान को हमेशा धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं और देश को अस्थिर करने का काम करते हैं। चाहे पहलगाम की घटना हो, चाहे पुलवामा की घटना हो, चाहे हमारे लोकसभा में कभी यहाँ सदन के अंदर हंगामा हुआ था। आज हिंदुस्तान की सरकार आम जनता के आशीर्वाद, आम जनता की बदौलत मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। आज मोदी जी ने जन भावनाओं को सम्मान करते हुए और आतंकवाद का विरोध, हिंदुस्तान नहीं विश्व से आतंकवाद खत्म होना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों ने अभियान चलाया है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। आज ये शौर्य दिवस है, तिरंगा यात्रा है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर आज ये तिरंगा यात्रा इस बात का प्रतीक है कि हमारे देश के सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को जवाब दिया है। और ये संकेत है कि आने वाले टाइम में जो भी हिंदुस्तान के खिलाफ गलत नज़र उठाएगा, हमारे सैनिक उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम सब के लिए ये गर्व का विषय है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो विजय हमारी सेनाओं ने प्राप्त की है, उन सबको शुभकामनाएं देने के लिए आज इस तिरंगा यात्रा का हम लोगों ने निकालनी है। और ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व और हर्ष का विषय है कि हमारे सैनिकों ने इस विजय को प्राप्त किया है और इस देश का नाम और इस देश को गर्व प्राप्त किया है। खबर खटीमा से है, जहां भाजपा मंडल अध्यक्ष जीवन सिंह धामी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता पर भारतीय सेना के साहस, शौर्य और पराक्रम के सम्मान में भव्य और विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों सहित विभिन्न समुदायों के लोगों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान भारतीय सेना जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने अपना अदम्य साहस और पराक्रम दिखाते हुए जिस प्रकार से पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट करते हुए सैकड़ों की संख्या में वहां पर आतंकवादियों को मारा और पाकिस्तानी सेना द्वारा जब उसका समर्थन किया गया, आतंकवादियों को सपोर्ट किया गया, तो पाकिस्तानी सेना के ऊपर भी भारत के रक्षा बलों ने, सेना ने कार्रवाई करते हुए वहाँ पर भी अनेकों उनके रडार से लेकर उनके जेट, फाइटर जेट सभी को नष्ट करते हुए अपनी वीरता का परिचय दिया। उसी के लिए धन्यवाद करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खटीमा में एक धन्यवाद रैली निकालते हुए तिरंगा यात्रा, जिसे कहा गया, नाम दिया गया है, तिरंगा यात्रा निकालते हुए सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनमानस उपस्थित रहा और उन सभी लोगों ने भारतीय सेना का धन्यवाद किया। जिस प्रकार
हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने अपने आवास पर लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, केएमवीएन, मंडी परिषद और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे और पूर्ण हो चुके विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। विधायक सुमित हृदेश ने वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में उनके विधायक निधि से पूर्ण हुए कार्यों का शीघ्र लोकार्पण कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मेरा मतलब जो चयनित मेरे को हल्द्वानी की महान जनता ने करा है, तो जो विधायक निधि का वितरण हुआ है उस विधायक निधि के लोकार्पण नहीं हो पाए संपन्न। तो मैंने उनको निर्देश दिए कि सबसे पहले तो जो लोकार्पण 2022 से लेके अभी तक, मेरे हिसाब से, अब हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, लेकिन इस प्रदेश में विधायक निधि खर्च करने में सबसे तेज़ मैं ही रहा हूँ। और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो विधायक निधि है और जो त्वरित यहाँ पे आवश्यकताएं होती हैं उनको हम पूर्ण कर पाएँ। तो वही मैंने पहले निर्देश दिए। फिर उसके बाद अवश्य, क्योंकि गर्मी का सीज़न आने वाला है, आ ही गया है, पानी की आपूर्ति कैसे होगी, जल संस्थान से मैंने डिस्कशन। हल्द्वानी के कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हिम्मतपुर मल्ला में रोड का कार्य के चलते जहां जेसीबी से पेयजल लाइनों के क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र के कई कॉलोनियों में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई है, तो वहीं लोगों को पेयजल नहीं मिलने से उनकी रोजमर्रा की दिक्कतें बढ़ गई है, जिसको लेकर कॉलोनियों के लोगों ने जल संस्थान कार्यालय में प्रदर्शन कर अधिकारियों से अपनी नाराजगी व्यक्त की। नाराज लोगों का कहना है कि सड़क के कार्य चलने से उनकी पेयजल लाइनें टूट गई और क्षेत्र के अधिकारियों से शिकायत करने पर उनकी सुनी नहीं जा रही। वहीं जल संस्थान के अधिशासी अधिकारी का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और पेयजल लाइनों को ठीक कर आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी। यहाँ पे इसलिए आए हैं भैया, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, 2 महीने, लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। तो क्या कहते हैं, बिल तो हर महीने आ रहा है, बिल तो हम दे ही रहे हैं, और लेकिन पानी कहाँ से पीएंगे। मेरे तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि टैंकी भी नहीं है नीचे की, और टैंकी मेरे अगर नीचे होती तो सब लोग हमारे वहाँ पर से टैंकर लेके आ रहे हैं, टैंकर मंगा रहे हैं, तब पानी पी रहे हैं। जे हिसाब से हमने यही बात कही है, बार बार फ़ोन करने के बाद भी हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि पानी आएगा तो एक दिन छोड़ करके एक दिन पानी आएगा। तो इसका श्रीमती कमला पंत मल्ला क्षेत्र की जो महिलाएं हैं जिनका पिछले 2 महीने से पानी नहीं आ रहा, वो लोग यहाँ पर आक्रोशित होकर यहाँ पर प्रदर्शन करने आई हुई हैं, और हम सभी लोग उनके समर्थन में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और वो उनके वहाँ 2 महीने से पानी नहीं आ रहा, वो लगातार जेई को फ़ोन कर रहे हैं कि सती एक जेई है, उसको लगातार 2 महीने से फ़ोन करो, जेई फ़ोन नहीं उठाता है, और कभी उठाता है तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं मीटिंग में व्यस्त हूँ। तो जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। अफसरशाही ये जल संस्थान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, ये जल संस्थान के कर्मचारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। अभी आपने देखा कि हर घर जल जीवन मिशन चलाया गया, उसके वो लाइनें बिछने के बावजूद भी लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। तो ये पूरी तरह से अफसरशाही हमारे प्रदेश पर हावी है। अफसर पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, और उसका जो मूल स्वरूप है यहाँ पर हमको देखने को मिला है। जनता परेशान है, जनता इतनी भरी गर्मी में 700 रुपये का टैंकर। कॉलोनी, शांति विहार, मैरीगोल्ड कॉलोनी, पंत पार्क के लोग आए थे वहाँ से, तो उनकी शिकायत थी कि लास्ट 10 डेज से या 15 डेज से वहाँ सप्लाई प्रभावित हो रही है। तो उसमें जब उनसे वार्ता की गई और संबंधित जे से ही पूछा गया संदर्भ में, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अभी वहाँ रोड का काम चल रहा है, इसमें लोगों के कनेक्शन भी टूट जा रहे हैं, तो थोड़ी समस्या बढ़ गई है। एक और समस्या आई थी 15 दिन पूर्व, हमारा ट्यूबवेल भी ठीक हुआ है कि लास्ट ईयर इसका जो सॉकेट पाइप था फट गया था, तो हमने इरीगेशन से नलकूप का शुद्धिकरण कराया हुआ है, तो चालू हो गया है। तो मैंने आज जेई को सख्त हिदायत दे रखी है कि आप जो 4 कॉलोनी के लोग आए थे जिनकी शिकायत थी कि पानी नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।